नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। भारत के श्रम आयोगों की रिपोर्टें और उनका मजदूरों के कल्याण पर क्या असर रहा है। जी, हमारे पास कुछ अकादमिक स्रोत हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि इन आयोगों ने खासकर आज़ादी के बाद कानूनी ढांचे को कैसे शक्ल दी। हाँ, और ये कैसे संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जुड़े थे। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 और साथ ही UDHR, ILO जैसे मानक इसमें झलकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शायद आज़ादी से पहले वाले रॉयल कमीशन से, 1929 वाला। हाँ, वो एक शुरुआती बिंदु था। उसने सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी, औद्योगिक संबंध मतलब कई चीजों पर ध्यान दिया। हालांकि कुछ कानून तो पहले से थे, जैसे वो कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। सही कहा, पर इस कमीशन ने कई और कानूनों का रास्ता साफ किया जो असल में लागू आज़ादी के बाद ही हो पाए। और फिर आया 1966 में पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग। जस्टिस PB गजेंद्र घटकर वाला। जी बिल्कुल, उसका मुख्य काम था कि जो मौजूदा श्रम कानून थे उनमें क्या बदलाव लाए जाए इसकी सिफारिश करना। तो उनकी कुछ मुख्य सिफारिशें क्या थीं, खासकर कल्याण को लेकर? देखिए, कई महत्वपूर्ण थीं। जैसे एक तो ये कि जहां भी 50 या उससे ज्यादा महिला श्रमिक हों वहां क्रेच यानी शिशुगृह जरूरी हो। अच्छा, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की बात लगती है। हाँ, काफी प्रगतिशील सोच थी। साथ ही नर्सिंग ब्रेक का भी प्रावधान था। फिर बड़े कारखानों में कैंटीन का सुझाव दिया। कैंटीन मतलब वैधानिक जिम्मेदारी। जी, एक कानूनी जिम्मेदारी और कोशिश हो कि वहां सब्सिडी पर संतुलित खाना मिले। और स्वास्थ्य वगैरह पर? हाँ, व्यावसायिक रोगों का पता लगाने के लिए समय समय पर मेडिकल जांच हो जिसकी जिम्मेदारी नियोक्ता की हो। और खान मजदूरों के लिए एक अलग कल्याण कोष बनाने का सुझाव था। ये कोष कैसे चलेगा? सेस लगाकर, मतलब एक खास तरह का टैक्स लगाकर, और इसमें चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं हों बिना किसी भेदभाव के। और छुट्टियों के बारे में भी कुछ था शायद? हाँ, राष्ट्रीय और त्योहारी छुट्टियों में एकरूपता लाने की बात थी। सुझाव था कि 30 राष्ट्रीय और 5 त्योहारी छुट्टियां हो साल में। अच्छा, और ये राष्ट्रीय रोजगार सेवा के बारे में क्या था? सिफारिश थी कि पूरे देश में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिए एक जैसे मानक और प्रक्रियाएं हों। इसे मजबूत किया जाए ताकि कुशल लोगों का सही इस्तेमाल हो। मतलब इसमें वोकेशनल गाइडेंस वगैरह भी शामिल था? जी, व्यावसायिक अनुसंधान, मार्गदर्शन और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान शामिल थे। और अगर औद्योगिक दुर्घटना में कोई विकलांग हो जाए तो उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी? नियोक्ता और सरकार दोनों की मिलकर। और कानूनों को सख्ती से लागू करवाने के लिए? उसके लिए भी सुझाव थे, जैसे कुछ गंभीर अपराधों को संज्ञेय बनाया जाए और दंड के प्रावधान मजबूत हों। सामाजिक सुरक्षा पर भी पहले आयोग ने कुछ कहा, जैसे मुआवजा, मातृत्व लाभ। बिल्कुल, कर्मकार मुआवजा अधिनियम में जो मजदूरी की सीमा थी उसे हटाने की सिफारिश की। मातृत्व लाभ के लिए एक केंद्रीय फंड का सुझाव था। पर वो फंड बना नहीं शायद। नहीं, वो बाद में जिम्मेदारी नियोक्ता पर ही रही। लेकिन बेरोजगारी बीमा का सुझाव दिया गया था। बेरोजगारी बीमा 1966 में? हाँ, और छटनी या ले ऑफ के मुआवजे का भी। और एक बहुत दिलचस्प बात, एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना का विचार, मतलब सारे संसाधन एक ही फंड में। पर वो भी लागू नहीं हो पाया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कॉमन लेबर कोड्स का सुझाव भी इसी पहले आयोग ने दिया था। सच में? मतलब कानूनों को एक साथ लाने का विचार 1966 में ही आ गया था? जी हाँ, ये दिखाता है कि कानूनों को सरल बनाने की जरूरत तब भी महसूस की जा रही थी। उन्होंने ट्रेड यूनियन, त्रिपक्षीय बातचीत, इन सब पर भी जोर दिया। फिर लगभग 30 साल बाद 1999 में दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग बना, रविंद्र वर्मा समिति। इसकी रिपोर्ट 2002 में आई। इसने क्या अलग किया? देखिए, दूसरे आयोग ने एक तरह से आधुनिकीकरण और समेकन पर ज्यादा ध्यान दिया। इसने मजदूरी बोर्डों का समर्थन किया और छुट्टियों पर छुट्टियों की संख्या बढ़ाई और ये सिफारिश की कि सरकारी छुट्टियों को पराक्रम्य लिखित अधिनियम से अलग रखा जाए ताकि व्यापार में आसानी हो। बिल्कुल, काम के घंटों में लचीलापन और ओवरटाइम मुआवजे पर भी ध्यान दिया। और वो कानूनों की वर्गीकरण वाली बात बहुत अहम मानी जाती है ना? हाँ, वो शायद सबसे बड़ा योगदान था। दूसरे आयोग ने ही सिफारिश की कि कानूनों को 4 मुख्य ग्रुप्स में बांटा जाए। कौन कौन से ग्रुप्स? औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और चौथा सुरक्षा, कल्याण और काम करने की स्थितियां। अरे, ये तो बिल्कुल वही 4 लेबर कोड्स हैं जो अब आए हैं। जी हाँ,
आज के जो 4 लेबर कोड्स हैं उनका आधार सीधे तौर पर दूसरे श्रम आयोग की इसी सिफारिश में है। ये तो कमाल की बात है। और क्या खास सिफारिशें थी? एक और अहम सुझाव था कर्मकार और कर्मचारी में फर्क करना, खासकर ज्यादा वेतन पाने वालों को कर्मकार की परिभाषा से बाहर रखना। अच्छा, ये फर्क नए कोड्स में भी दिखता है। हाँ, कुछ हद तक। यूनियन की मान्यता को 4 साल के लिए वैध बनाने का सुझाव था ताकि स्थिरता आए, और ये भी कि किसी स्थायी पद पर 2 साल से ज्यादा किसी को अस्थायी न रखा जाए। तो संक्षेप में कहें तो पहले आयोग ने एक तरह से कल्याणकारी नींव डाली। हाँ, और बुनियादी अधिकारों पर जोर दिया। और दूसरे आयोग ने कानूनों को मतलब आज के दौर के हिसाब से ढालने और उनको सरल बनाने का रास्ता दिखाया। बिल्कुल सही कहा। पहले आयोग ने वो आधार तैयार किया और दूसरे ने उसे मौजूदा आर्थिक माहौल और जरूरतों के हिसाब से सुधारा और समेकित करने का मार्ग प्रशस्त किया। दोनों का योगदान बहुत बड़ा रहा है भारतीय श्रम कानूनों को बनाने में। निश्चित रूप से हम आज भी उन सिफारिशों का असर देख रहे हैं, खासकर जो नई श्रम संहिताएं आई हैं उनमें। ये वाकई सोचने वाली बात है। पर एक सवाल फिर भी रह जाता है, अगर बेरोजगारी बीमा जैसे इतने जरूरी सुझाव 1966 में ही आ गए थे, तो आज भी उन्हें पूरी तरह से प्रभावी ढंग से लागू करने में इतनी चुनौतियां क्यों हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। इस पर आगे और विचार करने और शायद पड़ताल करने की जरूरत है।